हर हर महादेव फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जी स्टडी चैनल। तो आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के बारे में, जो वेदों से संबंधित है। इसमें मैंने थ्योरी और महत्वपूर्ण प्रश्न भी कराए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है, इसीलिए इसे हम वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाने जाते हैं। सिंधु घाटी का पतन। कई इतिहासकारों का मानना है कि बाढ़ के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। उसके बाद ही वैदिक सभ्यता का शुरुआत हुई। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। वैदिक काल को दो खंडों में रखा गया है, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ये सभी वैदिक काल ही हैं। जब धीरे धीरे विस्तृत हुई तो उन्हें खंडों में बांट दिया गया। ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। तो वैदिक काल का समय है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ऋग वैदिक काल है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक और उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। आइए देखते हैं आर्यों का आगमन। तो वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। आर्य संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ श्रेष्ठ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आर्य एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ श्रेष्ठ होता है। आर्यों का मूल निवास। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया था। मैक्स मूलर का मानना है कि आर्यों का निवास मध्य एशिया था। दयानंद सरस्वती का मानना है कि आर्यों का निवास तिब्बत था और बाल गंगाधर तिलक का मानना है कि आर्यों का निवास उत्तरी ध्रुव था। लेकिन ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना था कि आर्य का निवास मध्य एशिया ही था। फ्रेंड्स, ये सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहाँ निवास किए थे, या दयानंद सरस्वती के अनुसार, या बाल गंगाधर तिलक के अनुसार। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग नोट करते जाइएगा। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे। जैसे कि हमने पढ़ा था कि आर्यों का आगमन भारत में हुआ था, तो पहले अफगानिस्तान भी भारत में ही था। तो यह एक ग्रामीण सभ्यता थी और आर्यों की भाषा संस्कृत थी। हमने सिंधु में पढ़ा था कि वो एक शहरी सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी थी: कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। जिसमें से सबसे छोटी इकाई कुल थी, उसके बाद ग्राम, उसके बाद विश्व, उसके बाद जन, उसके बाद राष्ट्र। राष्ट्र जैसे हमारा भारत देश हुआ और जन जैसे राज्य होते हैं वैसे। कुल कितने वेद हैं? तो कुल 4 वेद हैं। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और सबसे इम्पोर्टेंट यही है। सबसे इम्पोर्टेंट वेद ऋग्वेद है जो कि सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद, इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 रचनाएं हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है जो कि हम स्कूल या घर में प्रार्थना करते हैं। ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं का संचय है। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,580 है। इसमें 118 मंत्र दोहराए गए हैं। मूल मंत्रों की संख्या 10,462 है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, कुल कितने सूतक है और कुल कितने रचनाएं हैं। तो इसमें 10 मंडल है, 1028 सूतक है और 10,462 रचनाएं हैं। यजुर्वेद
यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। तो देखिए फ्रेंड्स, य से यजुर्वेद, य से यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम के बारे में बताए गए हैं। उसके बाद आता है सामवेद। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें संगीत में स्रोतों का वर्णन है। तो देखिए सामवेद, से सामवेद, से संगीत। तो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। अथर्ववेद, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, इसीलिए इसे अथर्ववेद कहा जाता है। इसमें कुल 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 पद्य हैं। अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा, तंत्र मंत्र और वशीकरण से है। जो जादू टोने होते हैं, तंत्र मंत्र, उससे है। और अथर्ववेद के जो 731 मंत्र और तथा लगभग 600 पद हैं, इनको याद जरूरी नहीं है। जो ऋग्वेद में है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ऋग्वेद, तो आप सभी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद पुराण की संख्या है 18 और उपनिषद की संख्या है 108। और सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, तो याद रखिएगा आप लोग। वेदों की संख्या, पुराण की संख्या, उपनिषद की संख्या और सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, तो आप लोग याद रखिएगा टोटल चीज। वैदिक काल में समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, जिन्हें वर्ण कहा जाता है। 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, जिसे संस्कृत का ज्ञान था, जो पूजा पाठ कराते थे। उसके बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय जैसे हमारे आर्मी हो गए, उस टाइम क्षत्रिय होते थे। उसके बाद वैश्य, वैश्य जो व्यापारी थे उनको वैश्य कहा जाता था, और जो उनसे निम्न जाति थे उनको शूद्र कहा जाता था। वैदिक काल के देवता, इंद्र देवता, यह आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता माना जाता था। अग्नि, आग के देवता थे। वरुण, वायु के देवता थे। सोम, जंगल के देवता थे। मारुत, तूफान के देवता थे। रुद्र, यह सबसे क्रोध वाले देवता माने जाते थे। तो फ्रेंड्स, देवताओं को भी आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आइए देखते हैं ऋग्वैदिक काल की नदियों का नाम, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। तो पहला देखते हैं एस्किनी, जिसका नाम चिनाब है आधुनिक नाम। विपाशा, व्यास, कुभा, काबुल, सदा नीरा, गंडक, सुवाशतु, स्वात, पुरुषनी, रावी नदी, वितस्तता, झेलम, सरस्वती नदी, घग्गर, कृमु, कुरम, सूत्रोद्री, सतलज नदी। फ्रेंड्स, ये सब नदियों के नाम याद रखिएगा, बहुत बार पूछे जाते हैं कि जैसे विपाशा, विपाशा का आधुनिक नाम क्या है, या फिर पूछ दिया गंडक, गंडक का प्राचीन नाम क्या है। तो आप ये सारे इम्पॉर्टेंट है, तो आप सारे याद कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। वैदिक काल के 6 दर्शन, वेद और उपनिषद को पढ़कर ही 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा है। इसे भारत का षड दर्शन कहते हैं। पहला सांख्य दर्शन, जो कपिल जी ने किया है। उसके बाद न्याय दर्शन, गौतम ऋषि ने किया है। योग दर्शन, पतंजलि, ये काफ़ी फेमस है। वैशेषिक दर्शन, कनाद ने किया है। उत्तर मीमांस, बादरायण ने किया है। पूर्वी मीमांस, जैमिन ने किया है। ओके फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, वेदों की संख्या 4 होती है और वेदांग की संख्या 6 होती है। ओके फ्रेंड्स, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरुओं के समीप बैठना। ओके फ्रेंड्स, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद की संख्या है 108, उसमें से एक मुंडक है जिसे लिया गया है। वेदों की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है। फ्रेंड्स, ये बात याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आइए देखते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक की वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है?
तो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। ओके। सेकंड, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। तीसरा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। एग्जाम में बार बार ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों में नहीं था? तंबाकू। तंबाकू उस टाइम नहीं होता था। पांचवा, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में सूचना दी गई है। छठा, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मैंने आपको बताया था मुंडक उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद की संख्या है 108, जिसमें से एक मुंडक उपनिषद है जिसमें से लिया गया है सत्यमेव जयते। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7, ऋग्वैदिक आर्यों के प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो उनका व्यवसाय पशुपालन था। 8वां, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। मैंने बोला था ना, संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। कृष्णा भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। तो फ्रेंड्स, ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का उपयोग हुआ है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ओके फ्रेंड्स, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। जैसे कि हमने पढ़ा था, गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।